मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्वांटम नंबर्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 में हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में सीखा। आज हमारे पास जो रिमेनिंग 2 क्वांटम नंबर्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर जिसे हम स्टडी करेंगे दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम। जी स्टूडेंट्स, हमने कहा कि द क्वांटम नंबर व्हिच डिफाइंस ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें स्टूडेंट हमने ये बात की कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। यानी स्टूडेंट इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जो है वो याद करते हैं, इसको हम लर्न करते हैं कि ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहलाता है। और ये क्वांटम नंबर क्यों यूज किया गया, इसको क्यों स्टडी किया गया स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दैट क्वांटम नंबर एक्चुअली एक्सप्लेन द ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस क्वांटम नंबर को स्टडी करते हैं। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप बड़ी तवज्जो से बात को समझिएगा। पहले जो आपसे मैं बात कर चुका हूं, इससे पहले वो मैं बात कर चुका हूं शेल्स की और सब शेल्स की। अब स्टूडेंट्स हम उसके अंदर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक सब शेल में भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। जैसे हमने ये कहा कि हमने एक सिटी में आए, पहले उस सिटी में आए तो शेल में आ गए, फिर एक कॉलोनी में आए, अगर उस कॉलोनी में आ गए तो फिर हम क्या हो गए, सब शेल में। लेकिन उस कॉलोनी में भी बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। हमें ये पता चलाना है कि वो शख्स जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कौन से ब्लॉक में मौजूद है, या वो शख्स जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कौन से डी जनरेटेड ऑर्बिटल में मौजूद है। तो स्टूडेंट, ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल क्यों बनते हैं, ये स्प्लिटिंग क्यों होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट देखिए, बात ये है कि हमारे पास, हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास पी सब शेल की एक लाइन है। हम ये पढ़ चुके हैं कि ये एक डी सब शेल की लाइन है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये एक एफ सब शेल की लाइन है, और यकीनन हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये एस सब शेल की लाइन है। तो स्टूडेंट, दीज आर द सब शेल्स एंड व्हेन दीज सब शेल्स आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, व्हाट हैपेंस, होता यह है स्टूडेंट्स कि हमने इन तमाम सब शेल्स को कहां रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने रखा तो क्या होगा, आप बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा भी और समझिएगा भी। यानी कि आपने, मैं एक सब शेल ले लेता हूं, सपोज करता हूं मैं पी सब शेल ले लेता हूं। स्टूडेंट, जब मैंने इस सब शेल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या हुआ स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है इस सब शेल पर। स्टूडेंट, पहले क्या हुआ, पहले एक लाइन स्प्लिट हुई सब शेल में, उसकी क्या वजह स्टूडेंट, बात ये है कि आप ये देखिए कि पहले हमारे पास, सपोज मैं करता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से, बल्कि आप ये कह लें डी से पी सब शेल में डी एक्साइड होता है, ठीक है। डी से कौन से सब शेल में आता है, पी सब शेल में। तो स्टूडेंट तवज्जो कीजिएगा, अब वो पी सब शेल में आए तो क्या होगा, वो पी सब शेल में कितने डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, 3। कौन कौन से स्टूडेंट्स, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जी। जो स्टूडेंट ये 3D प्लेन यानी आउट ऑफ द प्लेन, यानी आउट ऑफ द, इस तरह से हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन होगा, 3 डायमेंशन में होगा। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जब डी से पी में आएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, यानी वो पी एक्स में भी हो सकता है, वो पी वाई में भी हो सकता है, और वो पी जी में भी हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर रहा हो सकता है, पी एक्स में होगा, या वो पी वाई में होगा, या वो पी जी में होगा। इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। कब, जब अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया। अभी क्या है, अभी हमने बात की कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डी से पी में आया और
वो p सब शेल में कहीं भी, p सब शेल के अंदर 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, वो उन 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल में कहीं भी हो सकता है। वो जहां भी होगा लाइन एक ही शो होगी। जैसे हमने स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा तो p सब शेल की लाइन हमें एक ही नजर आई, ये इस तरह से, इसमें कोई फाइन लाइन, कोई लाइन मजीद डिवाइड होती हमें नजर नहीं आई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या किया स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैं सपोज करता हूं कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैंने इस p सब शेल के अराउंड रख दिया। एक तरफ मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, उसका नॉर्थ पोल है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट मेरे पास क्या है, साउथ पोल। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपको बात समझाने के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम की मदद से आपको समझाना चाहता हूं, आप जरा तवज्जो कीजिएगा। स्टूडेंट देखिए मेरे पास ये एक रास्ता है, आप कह लीजिए कि ये एक चौरस्ता है, 4 रास्तों वाला एक रास्ता, एक चौक आ गया यहां पे, आपने गौर करना है, ये एक चौक है। और आप ये कह लें कि एक पर्सन यहां पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा है, वो मॉर्निंग वॉक करता है, अभी हवा नहीं चल रही है, जरा ध्यान में रखिए, ये पर्सन है, ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है, टहल रहा है, ये यहां से यहां आता है, 1 किलोमीटर का ये फासला है, फिर यहां से यहां आता है, ये भी 1 किलोमीटर का फासला है, यहां से यहां आएगा तो यहां चौक से, सपोज वो चौक पर अभी मौजूद है, तो ये भी 1 किलोमीटर का फासला है। अब आप बड़े गौर से मिसाल को समझेंगे, वो पर्सन जो है वो फिलहाल यहां पे खड़ा, कोई हवा नहीं चल रही, कोई प्रेशर नहीं है, सुबह सुबह फ्रीली जो है वो आराम से ट्रैवल कर सकता है, शोर नहीं है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, तो वो 1 किलोमीटर यहां ट्रैवल करता है, 1 किलोमीटर यहां ट्रैवल करता है, 1 किलोमीटर यहां ट्रैवल करता है, और 1 किलोमीटर यहां ट्रैवल करता है। स्टूडेंट उसकी एनर्जी इक्वल है, मतलब जितनी उसको एनर्जी यहां लगानी पड़ी उतनी एनर्जी यहां लगानी पड़ी, जितनी एनर्जी ऊपर जाने के लिए लगानी पड़ी उतनी एनर्जी नीचे आने के लिए लगानी पड़ी, इक्वल एनर्जी है उसमें, एनर्जी की कोई, क्योंकि यहां पर अभी कोई और फोर्स नहीं उस पर अप्लाई हो रही। सेम इन द केस ऑफ दी जनरेटर ऑर्बिटल, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब क्या हुआ, तब हमारे पास इन तीनों डी जनरेटर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, और ये एक लाइन शो कर रहे थे स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। लेकिन अब जरा तवज्जो कीजिए, हमने क्या किया, बेसिकली आप समझिए कि बल्कि हमने नहीं बल्कि नेचर ने क्या किया कि यहां पर तेज हवा चलना शुरू हो गई, बड़ी तेज हवा, और उसकी डायरेक्शन ये है, नॉर्थ से साउथ पोल, ये डायरेक्शन है। इसका मतलब है स्टूडेंट, अब जरा तवज्जो कीजिए, हमने इस पे क्या अप्लाई कर दिया, इसका मतलब है अब जो पहले वो शख्स जो है, या पहले जो पर्सन आजादाना तौर पर यहां पर अब बड़ी तेज हवा चलना शुरू हो गई। अब आप गौर कीजिए, अब यहां पर ये हवा नेचुरली यहां से यहां चली, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब तो जो कीजिए, अब अगर वो पर्सन क्या करता है, अब वो पर्सन यहां से यहां आता है, तो उसको ये 1 किलोमीटर फासला तय करना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इधर से हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, वो उसको पीछे की तरफ पुल करेगा और वो बड़ा जोर लगा के आगे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इधर जाता है, इधर जाने में वो कहता है 1 मिनट में वो फासला तय करता है, क्योंकि हवा का प्रेशर पीछे से है और वो उसको भगा के ले जाता है, 1 किलोमीटर का फासला 1 मिनट में तय हो जाता है। सेम इज केस ओवर हियर। स्टूडेंट देखिए, जब इन डी जनरेटर ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन के अराउंड अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को जो px में या py में या pz में रोटेट कर रहा है उसे रिवॉल्व करने में आसानी फराहम कर दे। हो सकता है उसकी एनर्जी इंक्रीज कर दे, हो सकता है उसकी एनर्जी डिक्रीज कर दे। जैसे यहां इधर गया तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई और इधर गया तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई। इसका मतलब है कुछ ऑर्बिटल्स जो px के हैं या px py pz हैं, उसको क्या करेगा वो स्टूडेंट्स,
वो इनकी एक लाइन ये बना देगा, एक लाइन ये बना देगा। इसका मतलब है ये लाइन जाहिर कर रही है पी एक्स को, फिर ये लाइन जाहिर कर रही है पी वाई को, और ये लाइन स्टूडेंट जाहिर कर रही है पी जी को। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ने आकर इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल की एनर्जी को चेंज कर दिया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ये एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हम इन लाइंस पर, इन सब शेल्स की लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये सब शेल की लाइन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और इंटरेक्ट करने की वजह से ये जो फाइन स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, ये जो फाइन लाइंस हम पढ़ते हैं, ये फर्दर स्प्लिटिंग इनमें हो जाती है, और फर्दर स्प्लिटिंग की वजह से ये फर्दर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के अंदर जो है वो आप कह लें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब स्टूडेंट आपने पी सब शेल देखा, वो किस में टूटा, पी एक्स में, पी वाई में, पी जी में। अगर हम देखें डी को, डी सब शेल की लाइन को स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, यकीनन वो भी स्प्लिट होगी। किसमें स्टूडेंट्स, डिफरेंट डी जनरेटेड ऑर्बिटल, उनको ऑर्बिटल्स हम कहेंगे। और वो ऑर्बिटल्स कौन से, ये मेरे पास क्या है, ये स्टूडेंट मेरे पास डी वाई जी है, ये डी एक्स जी है, ये डी एक्स वाई है। फिर स्टूडेंट मेरे पास और ऑर्बिटल्स बने, और वो ऑर्बिटल्स कौन से बने, वो ऑर्बिटल स्टूडेंट बने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर स्टूडेंट्स कौन से बने, डी जी स्क्वायर। इसका मतलब है स्टूडेंट ये वाला जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसे हम ट्रिपलेट डीजेनरेटेड ये जो स्टूडेंट पी वाई पी के हैं, इनको स्टूडेंट हम बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेटेड या ट्रिपल डीजेनरेटेड, या थ्री फोल्ड डीजेनरेटेड कहते हैं, थ्री फोल्ड डीजेनरेटेड, थ्री फोल्ड डीजेनरेटेड भी कहते हैं। जबकि स्टूडेंट ये हमारे पास जो डी के हैं, ये थ्री फोल्ड तो नहीं है, ये तो 5 लाइन में स्प्लिट हुए हैं। इसे फिर हम क्या कहेंगे, इसे स्टूडेंट हम 5 फोल्ड कहेंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन पी में है तो वो इसमें से कहीं पर हो सकता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डी में है तो वो इन 5 में से कहीं पर हो सकता है। इसका मतलब है अगर हमें ये पता चले कि वो कहां पर है, हमें उसके ब्लॉक का पता चल गया कि भाई वो फ्री टाउन में बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें ये बात लर्निंग करने को मिली, ये बात सीखने को मिली कि जब एक सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है। फर्दर ऑर्बिटल्स में वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिफरेंट हमें लाइंस देते हैं, और उन लाइंस को हम बेसिकली कहते हैं कि ये लाइंस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। स्टूडेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, पहले अब हम इस बात को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है m से। इसकी वैल्यू होती है 0, +1, -1, फिर +2 और -2। अब जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि हमारे पास क्या सिनेरियोज है कि बेटे अगर हमारे पास L जो है वो किसके इक्वल हो, अगर L 0 के इक्वल हो स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिएगा, तो वो कौन सा सब शेल होगा, S सब शेल। और S सब शेल के लिए m की क्या वैल्यू होगी, S सब शेल के लिए m की वैल्यू होगी 0। क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, m की वैल्यू होगी 0। तो इसका मतलब है अगर L 0 है तो S सब शेल होगा और m 0 होगा। अब आप कहते हैं कि सर ये बाकी तो सारे स्प्लिट होते जा रहे हैं, ये P जो है वो 3 फोल्ड डीजेनरेटेड हो गया, और जो D है वो 5 फोल्ड डीजेनरेटेड हो गया, और इसी तरह F जो है ना स्टूडेंट्स, F 7 फोल्ड डीजेनरेटेड होता है। यानी जो F सब शेल है, जो F सब शेल है स्टूडेंट्स, दैट
degenerate into the 7 different fold, 7 fold degeneration शो करता है। लेकिन इनके नाम अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुए। हम जैसे इनको नाम दिए हैं, इनके नाम अभी तक हमें डिस्कवर नहीं हुए। तो ये इसका मतलब है हमारे पास 3 फोल्ड, 5 फोल्ड और 7 फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर L 0 हो, S सब शेल M 0, हमने कहा S सब शेल की स्प्लिटिंग क्यों नहीं होती? वो कहता मैग्नेटिक फील्ड में S सब शेल के स्फेरिकल शेप होने की वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो असर नहीं करती, जिस वजह से हमारे पास इसकी जो शेप है, इसकी शेप की वजह से इसको एडवांटेज मिलता है कि ये फर्दर स्प्लिट नहीं होता। और इसी तरह से इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। अब आप चलिए आगे, हमारे पास L क्या है? 1। कौन सा सब शेल? आपने कहा सर P सब शेल। P सब शेल के लिए M की कितनी वैल्यू थी? आपने कहा सर M की वैल्यू है 3। मैंने कहा कौन कौन सी? आपने कहा -1, फिर मैंने कहा कौन सी? 0, फिर आपने कहा सर और कौन सी? 1 + 1। इसका मतलब है M की 3 वैल्यूज है। आपने कहा सर ये M की 3 वैल्यूज क्यों आई? मैंने कहा बेटे अभी तो आपको बताया है कि जो P सब शेल है, P सब शेल में डीजनरेटेड ऑर्बिटल कितने होते हैं? यस, वी हैव 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स एंड M is equal to -1 represents you can say Py and 0 represents Px and 1 represent Pz। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स यहां पर मौजूद हैं और उनकी वैल्यूज आपके सामने है। -1 Py को रिप्रेजेंट कर, 0 Px को रिप्रेजेंट कर और 1 जो है वो Pz को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या लिखें, L = 2 लिखें तो स्टूडेंट फिर कौन सा सब शेल होगा? L = 2 तो फिर D सब शेल होगा। अब मुझे बताएं D के लिए कितनी वैल्यूज होंगी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की? आपने कहा सर D के लिए मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। आपने कहा सर वैल्यूज होंगी इसके लिए कितनी? 5। कौन कौन से स्टूडेंट्स? हमारे पास -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर कौन सी? +2। इसका मतलब है 2 वैल्यूज माइनस में आ गई, 2 वैल्यूज पॉजिटिव में आ गई, 4 और 1 वैल्यू 0 में आ गई। तो इसका मतलब है अगर L2 है तो D की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास ये होंगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, बड़ी तवज्जो तलब बात है। अब आपको अगर हम क्वांटम नंबर की वैल्यूज दें, देखिए मिसाल के तौर पर तवज्जो से बात को सुनिएगा। मैं कहता हूं बच्चों n = 3, अब जरा रफ कॉपीज निकाल लें अपनी। n = 3 और फिर मैं आपको कहता हूं कि स्टूडेंट जो L है that is equal to you can say 1, L = 1 और फिर आपको मैं कहता हूं M जो है that is equal to 0। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां है? आपने सोचना शुरू किया, N3 है, इसका मतलब है KLM, M शेल है। इसका मतलब है आपने कहा सर शेल का तो हमें पता चल गया, वो M शेल है। मैंने कहा L1 है, आपने कहा सर सब शेल का भी हमें पता चल गया, वो P सब शेल है। मैंने कहा भी बताओ P सब शेल में भी मजीद 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं, वो कहां पर होगा? आपने कहा PL1 है और M 0 है। अगर M 0 है तो स्टूडेंट्स वो मेरे पास जो है वो Px में पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आप उस इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल करीब पहुंच गए। Px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यकीनन जो आप ढूंढ रहे हैं उन 2 में से ही कोई एक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल तक रसाई दे देता है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास D की वैल्यू, स्टूडेंट देखिए हमारे पास D की वैल्यू क्या है? dxy। अगर dxy है तो फिर इसका मतलब है -2 वैल्यू है, yz -1। ये वैल्यू आपको मेमोराइज करनी होगी।
डी जी स्क्वायर तो 0, डी एक्स जी तो 1 और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो 2। इसका मतलब है हमें ये वैल्यूज भी गिवन है, हमें ये वैल्यूज भी गिवन है, हम आराम से इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में फाइंड कर सकते हैं। अब इसके हवाले से भी मैं आपको चंद एक असाइनमेंट्स के तौर पर वैल्यूज देता हूं, आप नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास n जो है ना वो बराबर है 4 के। चलिए n इज इक्वल टू 4 है, ठीक हो गया। अब आगे चलिए, n 4 है, फिर l मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, वो 2 है। अब आप सोचिए इलेक्ट्रॉन कहां पर है, और m जो है ना स्टूडेंट्स वो मेरे पास +1 है। आपने बताना है इलेक्ट्रॉन कहां है। इसे कहते हैं क्वांटम नंबर को अंडरस्टैंड करना। अगर आप इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपको क्वांटम नंबर फिंगर टिप्स पे आ गए। अब देखिए n इज इक्वल टू 4, कहां है इलेक्ट्रॉन? आपने कहा सर n शेल में, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। l इज इक्वल टू 2, कहां है इलेक्ट्रॉन? आपने कहा सर l इज इक्वल टू 2 d सब शेल में, मैंने कहा बच्चों d सब शेल के अंदर कहां है? आपने कहा m इज इक्वल टू +1। इसका मतलब है अब आप d में हैं, d में l इज इक्वल टू 2 तो उसमें क्या होता है d के लिए +1 देख लें, +1 आपने देखा dxz। इसका मतलब है जो l की वैल्यू होगी d उसी में हम देखेंगे, ये नहीं कि आप y में देखना शुरू कर दें, नो, क्योंकि l इज इक्वल टू 2 है, l2 किसके लिए होता है? d के लिए, तो हम d सब शेल में देखेंगे कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है dxz को। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन के बहुत करीब पहुंच गए। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है, फिर d सब शेल में है, और d सब शेल के dxz ऑर्बिटल के अंदर वो मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपको बड़ी डिटेल से मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर।